एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। और हार्दिक हमें ये बता रहे हैं कि वो क्यों बुलिश हैं कुछ अलग अलग सेक्टर्स पे, उस पर चर्चा करते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा सवाल ये कि बहुत ज़्यादा आपने डाइवर्सिफाई कर लिया है अपने आप को, हर सेक्टर से आपने 2-2 4-4 शेयर चुन लिए हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरो सम गेम हो जाए कि साहब ऑटो चल नहीं रहा है, एविएशन में थोड़ी मुश्किल है, तो बैंक ने उसको कवर अप कर दिया, तो इससे रिटर्न पे असर नहीं आएगा? आपको लगता नहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया आपने? नीरज जी, अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है। हमने पास्ट में ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो अच्छा रिटर्न नहीं देगा। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो वो चाहे अभी करंटली हमारा व्यू बोले आईटी पे करंटली नेगेटिव है, लेकिन 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईटी सेक्टर भी अच्छा करने वाला है। सो जहां पे हमने इन्वेस्टर्स का 3 साल का ईएलएसएस का पैसा लिया है, पोर्टफोलियो में सेक्टर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है कि हम ज्यादा बेंचमार्क से दूर ना रहें, हम हर सेक्टर में उतना ही पोजीशन रखें और कंपनी शायद से अलग लें। जो कंपनी शायद से एक पर्टिकुलर सेक्टर में इस टाइम पे शायद से अच्छी ना करती हो, उसको अवॉइड करके जो कंपनी पे हमें ज्यादा पोजीशन अच्छी लगती है वो कंपनी पे पोजीशन रखेंगे। लेकिन कोई सेक्टर को इग्नोर नहीं करते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जिस तरह से आपने क्या कहा कि आप एग्जैक्टली एक मार्केट के बॉटम का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी तरह से कोई भी सेक्टर का एग्जैक्टली नहीं चलने का वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं ले सकते। सो हम सेक्टर पे अंडरवेट ओवरवेट रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें लगता है अगर 3 साल का पैसा ईएलएसएस का लिया है हमने, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हर सेक्टर अच्छा करेगा, तो पोजीशन इसलिए डाइवर्सिफाई करते हैं। और ये पिछले 5 सालों से हम नोटिस कर रहे हैं कि दिस इज प्लेइंग आउट। ये स्ट्रैटेजी हमने रखी है काफी टाइम से। स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, सेक्टर्स पे हम यूजुअली डाइवर्सिफाइड रहते हैं। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रेटजी में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि सारे सेक्टर, अगर इंडिया इंक पे हम बुलिश हैं तो सारे सेक्टर चलेंगे और उसका फायदा मिलेगा, हर सेक्टर से अच्छी कंपनीज भी चल रही हैं। लेकिन इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा सवाल कह सकते हैं आप, कि अगर आप बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे, मतलब अपना पोर्टफोलियो आपने 250 स्टॉक का बना लिया, जैसे इंडिविजुअली हम लोग कहते हैं कि A4 साइज से ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए आपका, उतने स्टॉक लिखिए जितने A4 साइज में आएंगे। तो अगर हमने बहुत सारे ले लिया ना, मान लीजिए कोई एक सेक्टर जो मतलब 3-4% ज़्यादा चलेगा ही नहीं, एक कोई सेक्टर जिसमें आपको मालूम है इसमें 15% सीजर आएगा, तो आप क्या, तो सबको लेने के चक्कर में बहुत तेज चलने वाले सेक्टर को आप मिस नहीं करते हैं, लेकिन कम उसमें आप ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैंने सवाल पूछा कि बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे स्टॉक से रिटर्न पे असर पड़ सकता है, ये मेरा है, लेकिन आप इसको काउंटर करिए। यस, तो हमें लगता है कि विद इन ईच सेक्टर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर साल में भी सेक्टर को बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं, मार्केट को भी बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं। और हमने कंस्ट्रक्शन फिर उसी तरह से किया, और लास्ट अगर हम 5 साल से देखें तो ये स्ट्रैटेजी प्ले करती है। इवन विद इन द सेक्टर जो कोई शायद से वो सेक्टर उस साल ना अच्छा करता हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक जो उस सेक्टर को डेफिनेटली बीट करेंगे और शायद से मार्केट भी बीट करे उस साल में। सो ये स्ट्रैटेजी यूज करके हमें ऐसा लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इट वर्क्स। सो ये हमारा कहते हैं एक अप्रोच रहा है इस इन्वेस्टिंग में, और सो फार इट इज वर्किंग। तो हार्दिक, एक सवाल और इससे बनता है कि जैसे हर बार हम लोग देखते हैं कि जब मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, तो जब चढ़ाव का समय आता है ना, ज्वार आता है, भाटा के बाद जब ज्वार आता है उसमें, तो लीडर्स बदलते हैं ना। एक आईटी कोविड टाइम में बम बहुत ही चला, जबरदस्त चला आईटी, अब आईटी थोड़ा सा ठंडा पड़ा, अभी भी लोग कह रहे हैं और करेक्ट होगा। फार्मा ने एकदम आउट परफॉर्म किया, 4 गुना 5 गुना हो गए स्टॉक, अब वो थोड़े से नरम पड़ते जा रहे हैं। तो जो अब हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बड़ी तेज़ी बनेगी या नया दौर आएगा, उसमें लीडर्स किसके हाथ में, लीडरशिप किसके हाथ में होगी? नीरज जी, मैंने आपको पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिस इज द राइट थिंग दैट एवरीबॉडी वांट, सब लोग को इसी चीज पे फोकस करना है। मैं इसका एक सवाल, पहले तो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में आपको सब सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, बट अगर हम सेक्टर्स में स्पेसिफिकली चूज करें, हमें लगता है कि आगे जाकर मे बी शायद से 1 साल नहीं, लेकिन आने वाले थोड़े 5 साल के समय में जो ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में, 50% हमारी इकोनॉमी प्राइवेट कंजम्पशन से ड्रिवन है, और कंजम्पशन की थीम ही है जो आगे जाकर भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेगी जीडीपी की ग्रोथ को लेकर। सो हम ये पर्टिकुलर सेक्टर पे काफी बुलिश हैं। वो चाहे आप ऑटोमोबाइल्स के जरिए देखिए सेक्टर को, या फिर आप रिटेल देखिए, रिटेल कंजम्पशन जिस तरह से ग्रो हो रहा है, हम जब चैनल चेक करते हैं, ऑन द ग्राउंड देखते हैं, तो फुटफॉल्स अभी भी काफी जगहों पर काफी स्ट्रांग है। वो चाहे आपके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर आपके अपैरल रिटेल हो गए। सो वी आर जनरली सीइंग कि मार्केट में कंजम्पशन की थीम को लेकर काफी पेंट अप डिमांड है, और जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अगर 6% है और हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ मान लीजिए अगर 1% है,
तो एवरेज इंडिविजुअल, एक एवरेज इंडियन नागरिक 5% से वेल्दियर होता जा रहा है रियल बेसिस पर। और ये जो पर कैपिटा इनकम में जब ग्रोथ आती है तो एक सर्टेन चीजों पर एक इंडिविजुअल ज्यादा खर्चा करना शुरू करता है, वो प्राइवेट कंजम्पशन पे तुरंत दिखना शुरू करता है, और हम वो भी उस कगार पे हैं। इसके लिए प्राइवेट कंजम्पशन थीम को लेकर जो सेक्टर है, वो चाहे ऑटोमोबाइल ओनरशिप की बात हो गई, जैसे मैंने कहा रिटेल की बात हो गई, या टेलीकम्युनिकेशन की बात हो गई। शायद से इंडिविजुअल्स अपने टेलीकम्युनिकेशन प्लान पे भी ज्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि हमें कोविड में फोन को यूज करने की आदत पड़ गई है। सो ये सब थीम्स जो है हम आइडेंटिफाई करके एक कंजम्पशन थीम पे काफी बुलिश हैं आगे जाकर नेक्स्ट 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर बैंक्स और एनबीएफसीज में भी कोई कंपनीज हैं जो इसी कंजम्पशन थीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम वो उन कंपनियों पे भी बुलिश हैं। तो एक कंजम्पशन थीम हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का एक बेडरॉक है। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक एक चीज जो हुई है कोविड से पहले भी, हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम करके मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा देने के लिए काफी रिफॉर्म्स भी लाए हैं। राइट। और आगे जाके वो मैन्युफैक्चरिंग थीम बहुत स्ट्रांग होगी हमारे कंट्री में। तो वो मैन्युफैक्चरिंग थीम को सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स पे काम किया जा रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। सो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ हो रही है हमारे कंट्री में और कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ रही है। सो इंडस्ट्रियल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर सेक्टर जो इंडिया में बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज इंडिया वो एक किरदार निभा रहा है पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब का, जो शायद सिर्फ चाइना ने निभाया था पिछले 20 सालों में। सो कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ये दो हमारे सेक्टर हमें बहुत पसंद है। और इसी के लिए हमें बैंक्स भी पसंद है, बिकॉज अगर ये दोनों सेक्टर्स चलने हैं तो यहाँ फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी और बैंक्स विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट। बैंक तो ना मदर ऑफ ऑल सेक्टर्स है, मतलब कुछ भी प्ले करना तो बैंक के थ्रू प्ले किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत ही क्विक कमेंट चाहिए मुझे आपसे। ऑटो को प्ले करने के लिए, ऑटो में चूंकि ऑल इनकम्पासिंग में ईवी हमको प्ले करना है, तो एंसिलरी के थ्रू प्ले करेंगे, ओईएम के थ्रू प्ले करेंगे, या फिर बैंक के थ्रू प्ले करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें अगर आपको ईवी को प्ले करना है तो एंसिलरीज ज्यादा आसानी से आपको बेनिफिट देते हैं। हाँ। क्योंकि कोई ऐसी एंसिलरी कंपनी है जिनका ईवी को लेकर अपने बिजनेस में प्रचलन ज्यादा है। अगर ईवी की ग्रोथ स्ट्रांग आएगी तो वो बिजनेसेस के व्यवसाय की और उनके फेयर वैल्यू, उनके उचित वैल्यू की, उचित मूल्य की वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग तरह से ग्रो करेगी। तो आई वुड से अगर आपको ईवी पे ध्यान देना है तो शायद से ऑटो एंसिलरीज विल बी अ बेटर वे टू प्ले। और ऑटो एंसिलरी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में भी वही हैं जो या तो इंजन एग्नोस्टिक है, यानी कि या ईवी आए या हाइब्रिड वर्जन आए या फिर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए जो शायद हाइड्रोजन पे चले आगे जाकर, पता नहीं कौन सी अलग टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। तो ऐसी कंपनीज भी हैं जो इंजन एग्नोस्टिक हैं, और ऐसी कंपनीज भी हैं जो करंटली ईवी स्पेसिफिक हैं, और हम उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। परफेक्ट। तो देखा मैंने आपके फंड मैनेजर से बहुत सारे तिरछे सवाल भी पूछे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सीधे जवाब दिए। तो इस लेवल की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है हार्दिक के पास, और यही एक हमारा मकसद भी है कि आपकी फंड मैनेजर से जब मुलाकात कराएं तो उनसे वो सब ज्ञान समझा दें आपको कि वो कैसे सोचते हैं, आपका फंड कैसे चला रहे हैं। तो ये बात हुई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड यूनियन की, और जिस पे आप अगर निवेशित हैं तो आपको जानकारी मिली होगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। हार्दिक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद नीरज जी। तो फायदेमंद शो में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी।